हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वस्थ, उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी जिजीविषा के साथ लगे होंगे, क्योंकि यही है जो हमारे मार्ग में, हमारे सफलता के मार्ग में साधक है। इसलिए मन लगा के लगे रहिए जहाँ भी रहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ भले भी कुछ हों लेकिन हमें तो आगे बढ़ना ही है। तो इसलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए। धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए और चलते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने कुछ सवाल सीखे थे, उस पर कुछ सवाल, एक सवाल मैंने लास्ट में दिया भी था, कुछ बच्चों ने उसका आंसर भी दिया था, भेजा था मेरे पास, मैसेज भी किया था। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और नए सवाल जिनके जानना समझना है, हम लोगों को आगे बढ़ना है। लेकिन उससे पहले मैं उन चीज़ों को लिख लूँ ताकि मैं आपको सिखा सकूँ। शायद कि मुझे लगता है इतना तो अब आपको सूत्र याद हो गया होगा कि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए आज वैसे ही जब जरूरत पड़ेगी तो मैं लिख दूंगा। तो अगर अब आपके सामने आ गया प्रश्न, एक नया प्रश्न, I इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए शब्दों को, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखिए, आप एक नया सवाल आपके सामने आ गया, एक नया सवाल। अब इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे उसको जानना है। अब बहुत बच्चे सोचेंगे सर एक्स पावर एन डी एक्स का फार्मूला लगा देंगे, ऊपर लगा देंगे नीचे। नहीं, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा बेटा। बटे वाला कोई बात ही नहीं बताएगा आपको, इसलिए वो चीज़ आप नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं? कुछ ऊपर और नीचे कुछ दिख रहा है आपको? जी हाँ, दिख रहा है। दोनों में एक्स स्क्वायर है, लेकिन नीचे +1 है और ऊपर +1 नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? ये पहली विधि में बता रहा हूँ, इट इज द फर्स्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जो दूसरा मेथड मैं बताऊंगा, जो मेरी टिप्पणी के रूप में होगा, जिसे मैं अपने भाषा में बोलता हूँ, वो एक सवाल के लिए नहीं होगा, बल्कि हर उस सवाल के लिए होगा जो इस तरह के सवाल आपके सामने आएंगे। तो पहले हम एक तरीके को देखते हैं, फिर दूसरे तरीकों को देखेंगे। तो पहली विधि मेरे बच्चों ऐसे है, प्रथम विधि, इट इज द फर्स्ट मेथड। I इज इक्वल टू, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है केवल +1 का। तो मैंने ऊपर भी +1 लिख दिया और नीचे भी +1 लिख दिया। लेकिन जब +1 लिखा तो -1 भी लिखूंगा। क्वेश्चन उठता है, +1 आपने क्यों लिखा? क्योंकि नीचे भी +1 है। क्वेश्चन उठता है तो फिर आपने -1 क्यों लिखा? क्योंकि अगर -1 नहीं लिखूंगा तो इसका मान बदल जाएगा। क्लियर हो गया? +1 क्यों लिखा? क्योंकि नीचे भी +1 है। -1 क्यों लिखा? क्योंकि -1, अगर -1 और +1 कटेगा नहीं तो इसका मान x² कैसे रह जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करने वाला हूं इसके आगे, मेरे प्रिय बच्चों, इसको ध्यान से आपको देखना है। तो I इज इक्वल टू x² प्लस 1 अपान x² प्लस 1, इसको अलग कर लिया, dx माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाया, क्या बचा? 1 और 1 अपान हो गया x² प्लस, और साथ में आ गया dx। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब x² प्लस 1 से x² प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मेरे बच्चों? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx माइनस 1 अपान x² प्लस 1 dx। तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या होगा मेरे बच्चों? dx का समाकलन हो जाएगा x माइनस 1 अपान x² का प्लस 1 का समाकलन हो गया tan इनवर्स x, और प्लस हो गया c।
इट इज द फर्स्ट मेथड, इट इज द फर्स्ट मेथड, ये पहला तरीका है। ठीक, क्लियर हो गया? मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं क्या बोलने वाला हूँ। क्लियर हो, इतनी बात होगी। अब ये प्रथम विधि होगी, और द्वितीय विधि जो मैं बताने वाला हूँ उसको आप लोग अलग से एक टिप्पणी के रूप में लिखेंगे और फिर समझेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ और किन सवालों पर ये काम करेगा, और लिखेंगे कि यदि कोई व्यंजक, यदि कोई फलन परिमेय व्यंजक है, यदि कोई फलन परिमेय व्यंजक है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यदि कोई फलन परिमेय व्यंजक है, परिमेय व्यंजक है, ऊपर भी चर है और नीचे भी चर है, पी बाई क्यू के रूप में। परिमेय व्यंजक जानते हैं आप लोग, ऊपर भी एक्स के घात के रूप में लिखा हुआ हो और नीचे भी एक्स के घात के रूप में लिखा हुआ हो। बहुपद, ऊपर भी बहुपद हो और नीचे भी बहुपद है, जैसे यहाँ पर ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। तो यदि कोई फलन परिमेय व्यंजक है तो तथा यदि अंश का घात हर के घात से एक अधिक है, हर के घात से के, फिर सुनिए, यदि अंश का घात हर के घात के बराबर है या अधिक है तो समाकलन करने के लिए, हर से अंश को भाग दे देते हैं। यदि कोई फलन परिमेय व्यंजक है तथा यदि अंश का घात हर के घात से बराबर है या हर के घात से अधिक है तो समाकलन करने के लिए हम हर से अंश को भाग दे देते हैं। जैसे ये जो ट्रिक है वो हर जगह पर, जो ये मैंने तरीका आपको सिखाया है वो हर जगह पर काम नहीं करेगा, लेकिन ये जो तरीका है वो ज़्यादातर सवालों पर काम कर जाएगा। तो अब आपके मन में ये चिंता होगी कि क्या आपने सिखा दिया है, तो इसको समझने से पहले थोड़ी सी मेरी बातों को सुनिए फिर आगे बढ़िए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 7/2 कितना होगा, कैसे लिखोगे आप? इसको मिश्र भिन्न में लिखोगे, कैसे लिखोगे? तो मैं आप होगे 2 से आप 7 को भाग दोगे, 2 तिहाई 6, घटाओगे, शेषफल कितना आ गया 1, भागफल कितना हो गया 3, शेषफल हो गया 1 और बटे 2, या ऐसे भी तो लिख सकते हो 3 + 1/2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मुझे लगता है समझ में आ गया। भागफल प्लस शेषफल बटे जिससे भाग दिया, यानी 7/2 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ 3 + 1/2। अब थोड़ा इससे इसको समझिए जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि यदि कोई फलन परिमेय व्यंजक है, जैसे कि यहाँ पर है, तथा यदि अंश का घात हर के घात के बराबर हो या अधिक हो। यहाँ पर अंश का घात हर के घात के बराबर है कि नहीं है? जी हाँ, यहाँ पर अंश का घात कितना? अंश का घात, अंश एक बहुपद है इसलिए उसका घात देखना है। इसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, तो 2
और यहाँ पर अंश की घात हर की घात कितनी है 2, तो अंश की घात हर की घात के क्या हो गया बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो यदि अंश का घात हर के घात के बराबर हो तो अधिक को छोड़ दीजिए, अभी अधिक वाला भी बता रहा हूं, तो समाकलन करने के लिए हर से अंश को भाग देते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, जो इतना बताया गया है उसी को यहां से समझेंगे। देखिए द्वितीय यहाँ पर सबसे पहले I बराबर मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और यहाँ पर अंश का घात हर के घात के बराबर है, इसलिए समाकलन करने के लिए हम हर से अंश को भाग देंगे। तो हम हर कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और अंश कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। हम एक्स स्क्वायर को भाग देने जा रहे हैं, चलिए भाग देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, देखिए घात बराबर है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कितनी बार ले जाएंगे हम लोग, एक बार ले जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर, और फिर 1 में 1 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा 1, और घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो दोनों कट गया। कितना मिला यहाँ पर -1 मिला कि नहीं मिला। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था 7/2 को क्या लिखा था, भागफल कितना आया था 3, तो 3 लिखा था, प्लस शेषफल कितना आया था 1, तो शेषफल 1 लिखा था, और भाग किससे दिया था 2, तो 2 दिया था। तो अब मैं क्या करूँगा, ऐसे ही अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, यानी एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, भागफल यहाँ पर जैसे 3 आया था, यहाँ पर भागफल कितना आया है 1, तो मैं 1 लिखूँगा, फिर प्लस शेषफल कितना आया था 1, यहाँ पर शेषफल कितना आया -1, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा -1, और बटे भाग यहाँ पर कितने से गया था 2 से, यहाँ पर भाग किससे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो बटे में क्या लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यानी मैं एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 - 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो मैं उठाया और ये मान उठा करके यहाँ पर लिख दिया, तो क्या मिला मेरे बच्चों 1 - 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आप इसको अलग कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे आप यहां से dx से क्या dx -1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। और देखा आपने जहां यहां पहुंच गए आप सीधे, क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। और dx का समाकलन x और -1 अपान एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x प्लस c हो गया। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि दोनों अच्छा है, चाहे जिसको हम करें कोई दिक्कत नहीं लगा, लेकिन अभी इसका और ज़्यादा इम्पोर्टेंस तब और महत्व कब बढ़ जाएगा जब हम लोग इसको और बेहतर और अलग देखेंगे। जैसे ये तो आसान था, तो वृद्धियाँ हो गई, लेकिन अगर इसी सवाल को मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बदल रहा हूँ, थोड़ा सा। कैसे, इसी सवाल को मैं दूसरा सवाल नंबर डाल के लिख देता हूँ, I = x³ अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब लीजिए आप, थोड़ा सा बदल दिया, क्या कर दिया मैंने, अंश का घात हर के घात के बराबर या अधिक हो, क्या लिखा हुआ है अब देखिए इसमें +1 वाला सिस्टम नहीं कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, कोई फायदा होगा कि +1 करें, फिर आपके लिए समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए ऐसी जगहों पर ये जो टिप्पणी लिखवाई गई है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे यहाँ पर तो आपको दिख गया, लेकिन क्या यहाँ पर ये तरीका आप अपना पाएंगे, नहीं अपना पाएंगे, आपके लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो अब क्या करें हम लोग, इसीलिए तो टिप्पणी लिखवाई गई कि यदि अंश का घात हर के घात के बराबर हो, बराबर वाली बात हो गई यहाँ पर, या अधिक हो, क्या हो अधिक हो, तो यहाँ पर अंश का घात
हर के घात से क्या है, अधिक है, तो हम क्या करेंगे, हर से अंश को क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए भाग देते हैं यहाँ पर अलग से। तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और भाग किसको देने जा रहे हैं, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब को भाग देने जा रहे हैं, तो कितने से गुणा करेंगे, एक्स से, क्योंकि यहाँ एक्स से 2 है, यहाँ से 3 है, तो कई घात का अंतर है दोनों में, एक घात का। तो एक्स से गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब आएगा, और प्लस एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, एक्स आएगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, ठीक है ना। और भाग दे करके इस सवाल को लगा लेंगे, ठीक है। क्लियर हो, नहीं हो गया, बात समझ आ गई, नहीं आ गई। चलिए अब इसी तरह से बहुत से सवाल बन सकते हैं, लेकिन आपको ये जानना है, अब आपको ये जानना है कि आपने ये सीख लिया है, आपने ये जान लिया है कि अगर अंश का घात हर के घात से अधिक हो या हर के घात के बराबर हो तो हम हर से अंश को भाग देंगे। कभी कभी अब बच्चे के मन में आ रहा है, सर जी ऐसा हो जाए कि हर का घात अंश का घात बड़ा हो जाए, अंश का घात छोटा हो जाए, हर का घात बड़ा हो जाए, जैसे कि x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, बराबर हो गया तो हम जान गए, बड़ा हो गया तब भी हम जान गए, लेकिन अगर छोटा हो जाए, अंश का घात हर के घात से छोटा हो जाए तो क्या होगा, जी हाँ, तब भी हम सवाल को लगाएंगे, लेकिन वो बातें अभी नहीं करेंगे, आगे करेंगे। तो इसलिए आप तनी भर परेशान ना होइएगा, इसको दिमाग में रखिएगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। जब मैं आपको प्रतिस्थापन विधि बताऊंगा तो मैं इसका समाकलन का तरीका आपको बताऊंगा, लेकिन हाल फिलहाल में अभी हम लोग उन चीज़ों को सीख रहे हैं जिनका समाकलन हमको करना है, जिनका समाकलन हम लोग सूत्र के आधार पर कर सकते हैं। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और एक नई तरह का सवाल आपके सामने आ रहा है, इसको सोचिए और लगाइए कि लिखा हुआ सवाल में I is equal to sin inverse x plus sec inverse वन अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इस तरह का सवाल आ जाए, थोड़ा एक कठिन हो गया, थोड़ा सा और मैं अलग थोड़ा सा सरल तरीका से ले लेता हूँ। यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, साइन इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स 1 अपान एक्स का समाकलन आपको करना है। अब आपको ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं, इनवर्स से संबंधित कोई फार्मूला ही नहीं बताया। इंटीग्रेशन में आ रहा है कि 1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का समाकलन आपको अभी नहीं बताया गया। अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का सवाल है, यानी उससे कोई ना कोई बात होने वाली है, उससे कुछ ना कुछ होने वाला है, उससे कुछ ना कुछ हम लोग सोचेंगे और फिर हम इस सवाल को लगाएंगे। तो देखिए अब यही सवाल है आपके सामने, तो कैसे लगाएंगे हम लोग। देयरफॉर I इज इक्वल टू
तो I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू किसके होता है, कास इनवर्स एक्स dx लिखेंगे, चूंकि सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कास इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स आपको पता है, अगर भूल गए हो तो, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए, π/2 इंटू dx। देखा आपने, इसीलिए कल आपको बताया गया था कि आपको अगर इंटीग्रेशन ढंग से जानना है तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, आपको जितने भी फार्मूलेज हैं वो दिमाग में होने चाहिए। तो आप लिखेंगे चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब π/2 कैसी राशि हो गई, अचर राशि हो गई, तो π/2 क्या हो गया बाहर, और इंटीग्रेशन क्या हो गया dx का, और dx का समाकलन क्या होता है, x होता है, तो I इज इक्वल टू हो गया π/2 इंटू एक्स प्लस सी। तो इस तरह के सवाल, ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आपके सामने बनाए जा सकते हैं। आपको केवल सोचना है, समझना है, जानना है। ये मैं थोड़ा थोड़ा उदाहरण बता रहा था। मैंने एक्सपोनेंशियल से संबंधित आपको सवाल बताया, e⁻x से संबंधित सवाल बताए आपको, e⁻x से संबंधित सवाल बताए आपको कि कैसे लगाना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल से संबंधित सवाल बताए, इनवर्स फंक्शन से संबंधित सवाल बताए। यानी जितने भी टाइप के सवाल हो सकते हैं, केवल आपको सोचना है, उस पर चर्चा करनी है ईमानदारी से, और उसके बाद आप सवाल को लगा लो। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। कभी भी किसी भी सवाल को बड़ी आसानी से नहीं लेना, हल्के में नहीं लेना है, सोचना है और फिर उस पर चर्चा करनी है। जितनी बातें आपको बताई गई हैं उस पर मेहनत करना है, और तभी आप सवाल को ढंग से लगा पाओगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। आज हम और एक दो उदाहरण लेकर इस टॉपिक को, इस बात को ख़त्म करेंगे। कल हम लोग नई चीज़ को सीखेंगे जो जिससे आप NCERT के सवाल लगाने शुरू हो जाएं। लेकिन ये चीज़ें मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी थी, जिससे आप जो है आगे की चीज़ों को जान पाएँ, जिससे ये ना हो, ऐसा ना हो कि आप केवल बड़ी बड़ी बातों को जान पाएँ और कोई बेसिक सवाल पूछे, कोई छोटी बात पूछे तो आप भूल जाएँ, क्योंकि बेस ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक दो सवाल और देखते हैं और फिर चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जैसे आ गया I इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। अब देखिए नया सवाल आ गया आपके सामने। ऐसे ही सवाल आएंगे आपके सामने, ऐसे नहीं कि बस आप कंपटीशन में आप NCERT के सवाल लगा रहे हो, इंटर के सवाल लगा रहे हो, तो आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि बस हो गया। अब देखिए हाल, अभी तो साइन इनवर्स अभी तो बड़ा हो गया और बड़ा हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? तो अब हम आपको क्या सिखाएं, हमने आपको बताया कि बाहर tan इनवर्स से, तो अगर अंदर tan बन जाए किसी तरह से तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस cos 2x से क्या है, 1 माइनस cos 2x और 1 यहाँ पर 1 प्लस cos। तो आपको cos 2x के कई फार्मूले बताए गए हैं, लेकिन इसमें एक फार्मूला बताया गया cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक फार्मूला बताया गया है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ क्लियर हो कि नहीं हो गया? बात सुन में आएगी नहीं है? तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू tan इनवर्स
यहाँ पर कहीं कहीं मॉड भी लगा सकते हैं, मॉड लग गया यहाँ पर, मॉड लग गया यहाँ पर ऐसे, क्या लग गया है, मॉड भी लग गया। तो tan इनवर्स मॉड अंडर रूट 1 माइनस cos 2x का कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। अब कैसे जान पाएंगे ये वाला लगाना है, क्योंकि 1 को गायब करना है। तो 1 यहाँ पर 1 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो माइनस यहाँ पर क्या है, प्लस, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तभी तो यहाँ पर माइनस आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान, यहाँ पर क्या है 1 प्लस कास 2x का हो गया 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, और फिर मॉड लग गया और बाहर लिख दिया आपने dx। अब ये इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, इंटीग्रेशन tan इनवर्स मॉड अंडर रूट, ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल आउट हो चुका है, क्या मिलेगा 2 कास स्क्वायर एक्स का मॉड, और बाहर dx। 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा अगले स्टेप में, और वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन tan इनवर्स साइन एक्स अपान कॉस एक्स मॉड साइन एक्स अपान कॉस एक्स। मॉड की वैल्यू का मतलब क्या हो गया, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है तो प्लस और माइनस दोनों होगा, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो पॉजिटिव वैल्यू हो गया tan इनवर्स साइन एक्स अपान कॉस एक्स। फिर से देखिए 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर एक्स का वर्गमूल साइन एक्स हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स का वर्गमूल कॉस एक्स हो गया, और ये dx हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स साइन एक्स अपान एक्स क्या हो गया, tan x हो गया, और ये हो गया dx। अब ये tan इनवर्स और tan दोनों मिलकर क्या बन गए, तत्समक फलन बन गए, तो यहाँ पर आ गया x और ये हो गया x dx। और अब आप x dx के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा, x, ये x पावर n से तुलना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस अपान 2 प्लस c। देखा आपने, सोचना ही नहीं, देखिए है कैसा, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसमें इनवर्स फंक्शन है, और आया आंसर किस में आया, अलजेब्राइक फंक्शन, बीजगणितीय फलन। तो क्या देखा आपने कि हमें हर सवाल को अलग पहलू से सोचना पड़ेगा कि पहले ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है उसमें जिसको अप्लाई करने से, जिसका इस्तेमाल करने से वो सवाल छोटा हो जाए, और जो हम लोग चाहते हैं जिस रूप में, जिस सूत्र के रूप में हम चाहते हैं उसमें परिवर्तित हो जाए। समस्या क्या होती है, जब इंटीग्रेशन के बच्चे के सवाल बच्चों के सामने आता है तो अगला जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसे प्रतिस्थापन विधि कह रहा हूं, हर सवाल में वो टी मान लेते हैं, और हर सवाल में जब टी मान लेते हैं तो भले सारे सवाल को लगा पाएँ या ना लगा पाएँ, बस एक ही तरीका लगाते हैं और वहीं पर समस्याएं हो जाती हैं। इंटीग्रेशन के एक ही सवाल के लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, मैं समय आने पर एक ही सवाल को 2-3 तरीके से बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा कि हम यहाँ पर ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में आप अभी तक जितने भी सवाल हैं, जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं, मैंने किसी को टी नहीं माना है, मैंने किसी को प्रतिस्थापित नहीं किया है, मैंने उन चीज़ों का इस्तेमाल किया है जिनका प्रयोग किया है जो हमने पिछले कक्षाओं में सीखा है। तो हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन के सवाल लगाएंगे। ऐसे ही सवाल जब हमारे सामने आएंगे तो इस तरह से हमको सोचना होगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह के आपको सवाल लगाने हैं, मेहनत करने हैं। हो सकता है एनसीईआरटी में बुक में ना मिले, आप किसी अन्य किताब से, मनोहर रे की किताब से या नेट से इस तरह के सवाल ढूंढ करके कम से कम मुझे उम्मीद है कि 4-5 सवाल लगा कर दिखाएंगे। मुझे लगता है कि अब हर प्रकार के सवाल आपको बताए जा चुके हैं। कल हम लोग नए इंटीग्रेशन के एक नए टॉपिक को सीखेंगे। यदि मेरे दिमाग में कोई नई बात आएगी कि मैं इस सवाल को बताना भी ज़रूरी है, यदि आपने मेरे पास कोई मैसेज किया कि सर इस सवाल को कैसे लगाएंगे, तो ज़रूर हम उनकी चर्चा करके ही आगे बढ़ेंगे। नहीं तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि समाकलन कैसे करना है, कैसे सोचना है। पहले हमको सोच लेना है, फिर सवाल लगाना है, सीधे सवाल को नहीं। तो सोचना पहले है, फिर सवाल को लगाना है।
तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।